रिसेंटली गवर्नमेंट ने नए ITR फॉर्म्स इशू किए हैं जो कि असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए एप्लीकेबल हैं। इन नए ITR से रिटर्न फाइल करना काफ़ी आसान हो गया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि ITRs में किस प्रकार के चेंजेस किए गए हैं। मेरे कई सारे व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एक्सप्लेन करूं कि इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार से भरा जाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सैलरीड पर्सन अपना ITR बिल्कुल सिंपल तरीके से किस प्रकार से फाइल कर सकता है। ITR फाइलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। सबसे पहले पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा आपके सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स विद IFSC कोड, चौथा आपका फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलेगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाले मेरे वीडियोस से अपडेट रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और इसका कोई चार्ज नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ITR ई फाइलिंग की प्रोसेस। सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड यूज़र होने चाहिए। यदि आप एक रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं, आपने आज तक कोई ITR फाइल नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी आसान है। जैसे आप फेसबुक, जीमेल पे अपना अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही ई फाइलिंग वेबसाइट पे आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। बस आपको डाटा की एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है। क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड यूज़र हूँ तो मैं लॉगिन हेयर करके लॉगिन कर सकता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र ID, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। यूज़र ID आपका पैन नंबर होता है। पासवर्ड जब आप रजिस्टर करते हैं उस समय जो आपने पासवर्ड फीड किया है वो पासवर्ड आपको डालना पड़ता है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। यूज़र ID, आपका पैन नंबर, पासवर्ड, देन आपका डेट ऑफ बर्थ, देन कैप्चा कोड। ये हम इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन हो गए। ये आधार लिंक के लिए ये विंडो ओपन है। आधार लिंकिंग को अभी हम स्किप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आधार कैसे लिंक कर सकते हैं। तो अभी इसके लिए इसको लेटर कर दिया। ये हम अपने डैशबोर्ड पे हैं। ITR फाइल करने के लिए आपको 3rd नंबर का ऑप्शन ई फाइल पे आना है और इसमें 2nd नंबर का ऑप्शन प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आप अपना पैन नंबर चेक कर सकते हैं। ये पैन नंबर आपका आ रहा है। सबसे पहले चूज करना है असेसमेंट ईयर। हम असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए ITR भर रहे हैं। अब सिलेक्ट करना है ITR 1 या ITR 4। ITR 1 जो है वो सैलरीड पर्सन के लिए है और ITR 4 सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन के लिए है। अभी हम अपना ITR 1 सैलरीड पर्सन के लिए भर रहे हैं, इसलिए हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। ITR चूज करने के बाद प्रीफिल एड्रेस विथ, आप अपना एड्रेस प्रीफिल कर सकते हैं पेन डेटाबेस से या पुराने रिटर्न से या कोई नया एड्रेस भी डाल सकते हैं। मैं अपना एड्रेस प्रीफिल कर रहा हूँ पुराने ITR फाइल से। डू यू वांट टू डिजिटली साइन, यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो उसे यस कीजिए और नहीं है तो इसे नो कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नो रहेगा। सबमिट। सबमिट करने के बाद हम आ गए ITR पे। अब यहाँ पे आपको अलग अलग टैब्स दिख रहे हैं। सबसे पहला टैब है इंस्ट्रक्शंस का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लें। इसमें जो मेजर इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बैक स्पेस या बैक बटन नहीं दबाना है क्योंकि आप लॉग आउट हो जाएंगे। दूसरा, आपका जो भी डेटा है उसे प्रॉपर टाइम पे सेव करते रहना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए टाइमर को। यहाँ पे आप टाइमर देख सकते हैं। यहाँ पे टाइमर चल रहा है। यहाँ पे आप टाइमर देख सकते हैं। ये टाइमर एक काउंटडाउन चल रहा है। अगर ये काउंटडाउन 0 हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे और आपका सारा वर्क जो है वो वेस्ट चला जाएगा। देखिए, जैसे ही मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ, जैसे ही मैंने सेव ड्राफ्ट किया, ये टाइमर वापस 1500 से चालू हो गया। तो जब भी आप सेव ड्राफ्ट करेंगे ये काउंटडाउन फिर से चालू हो जाएगा, तो आप लॉग आउट नहीं होंगे। तो पहला इंस्ट्रक्शन है बैक स्पेस नहीं दबाना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है
समय समय पे आपका वर्क सेव करते रहना है। तीसरा, ये जो प्रीव्यू एंड सबमिट बटन है ये आपको तभी दबाना है जब आप श्योर हो जाएं कि आपने जो है सारा डेटा फिल कर लिया है। चलिए, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, बाकी इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लें। अगला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम, ईमेल आईडी, नंबर वगैरह सब कुछ आएगा। इसे हम डिटेल में देखेंगे अभी। नेक्स्ट है आपकी इनकम डिटेल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब है जिसमें आपकी सारी इनकम की डिटेल हम फिल करने वाले हैं। नेक्स्ट है टैक्स डिटेल्स। इस टैब में जो भी आपके टीडीएस जो आपके एम्प्लॉयर ने काटे हैं वो सबका डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा जो भी आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स यदि भरने वाले हैं तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देनी होती है। इस शेड्यूल में डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर कोई टैक्स रहता है तो। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पे से आप अपने जो टैक्स है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, कितना टैक्स पेबल है, कितना रिफंड है। एंड एटीजी, एटीजी में मेनली डोनेशन कवर होता है। यदि आपने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को डोनेशन दिया है तो उसका आपको रिडक्शन मिलता है और उसकी डिटेल्स आपको इस एटीजी वाले टैब में डालना है। तो कुल मिला के इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनकम डिटेल्स, टैक्स डिटेल्स, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन एंड एटीजी। एटीजी मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ नहीं आता है, तो मेनली जिस पे वर्क करना है वो हमारे पास 4 टैब्स हैं। इन टैब्स पे आप डायरेक्टली इनको क्लिक करके उस पर्टिकुलर टैब में जा सकते हैं या इन एरो कीज का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इंस्ट्रक्शन के बाद फर्स्ट टैब की बात करें तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है जिसमें आपका पैन नंबर, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार एनरोलमेंट आईडी। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर डालेंगे, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आधार एनरोलमेंट आईडी डाल सकते हैं। आप आधार के लिए अप्लाई कीजिए और वहाँ से जो आपको एनरोलमेंट आईडी मिल रहा है उसे यहाँ पे फिल कीजिए। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस करेक्ट होना चाहिए क्योंकि आगे का जो भी फ्यूचर करस्पॉन्डेंस होगा, फ्यूचर जो भी कम्युनिकेशन होगा टैक्स डिपार्टमेंट से वो इसी नंबर और इस ईमेल आईडी पे होगा, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका एड्रेस और पिन कोड, स्टेट, ये सब आपको ध्यान से भरना है। जिस भी टैब पे रेड स्टार है वो कंपलसरी फील्ड है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद आए एम्प्लॉयर कैटेगरी पे। एम्प्लॉयर कैटेगरी में गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, पीएसयू में है तो पीएसयू, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो अदर्स। क्योंकि मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हूँ तो मैं अदर्स सेलेक्ट करूँगा। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रेसिडेंट ही रहेंगे। अगर आप एनआरआई हैं तो एनआरआई वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, आपके पास असेसमेंट ईयर 17-18 का रिटर्न फाइल करने के लिए 31 जुलाई तक का टाइम है, तो अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट ही आएगा। वेदर ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न, ये रिटर्न ओरिजिनल है। इन केस आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो जब आप करेक्ट करेंगे, जब उसमें करेक्शन करेंगे उस समय आप रिवाइज रिटर्न चूज कर सकते हैं। ये नीचे बाकी की जो टैब है, ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, ये तब भरना है जब आप रिवीजन कर रहे हैं। अभी तो हमारा ओरिजिनल रिटर्न है तो ये सब भरने की जरूरत नहीं है। आर यू गवर्न बाय पुर्तगीज सिविल कोड एज पर सेक्शन 5 है, इसमें आपको नो सेलेक्ट करना है। ये केवल गोवा स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, वो भी स्पेशल केसेस में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नो रहने वाला है। सेव ड्राफ्ट करते रहिए, सेव ड्राफ्ट नहीं भूलना है अपन को। तो ये हो गया सब कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब आते हैं इनकम डिटेल्स पे। इनकम डिटेल में आपको जो सैलरी फिल करना है वो फिल करना है फॉर्म 16 से। फॉर्म 16 आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। चलिए फॉर्म 16 ओपन करते हैं। फॉर्म 16 के एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए से पता चलता है कि आपके एम्प्लॉयर ने क्वार्टर वाइज कितना टैक्स काटा है, और पार्ट बी में आपके सैलरी का कंप्यूटेशन रहता है। तो आपको पार्ट बी में आना है और पार्ट बी से आपको आपका सैलरी इनकम लेना है। तो पार्ट बी में आपका जो सैलरी इनकम रहेगा वो रहेगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहां से आपको ग्रॉस टोटल इनकम उठाना है आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी से।
देन टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आपको कोई रेंट आता है, या हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह रहे हैं और आपका कोई लोन चल रहा है जो आप क्लेम करना चाहते हैं एज ए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल देना पड़ेगी। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी में ना तो कोई इनकम है और ना ही कोई लॉस है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इफ लॉस पुट द फिगर्स इन नेगेटिव। यानी अगर आपकी रेंटल इनकम है तो पॉजिटिव फिगर आएंगे, अगर आप इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में ये नेगेटिव फिगर आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहाँ पे आपका कोई भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट या कोई अदर इनकम आपको हो रहा है तो उस इनकम को यहाँ पे डिटेल डालेंगे। मेरे केस में मेरे पास ना तो कोई रेंटल इनकम है, ना ही मेरा कोई होम लोन चल रहा है, तो मैं इसे भी स्किप करूँगा, और मेरी कोई अदर इनकम नहीं है, इसे भी स्किप करूँगा। तो सैलरीड पर्सन के लिए इन तीनों इनकम का जो टोटल है उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शंस माइनस करने हैं। डिडक्शन में सबसे मेजर डिडक्शन होता है ATC। इसमें आपके LIC का जो आप प्रीमियम भरते हैं, आपका जो PF कटता है, आपके चिल्ड्रन जो स्कूल जाते हैं उसका जो ट्यूशन फीस होता है, आपने अगर कोई होम लोन अवेल किया है तो उसका प्रिंसिपल जो आप रिपेमेंट करते हैं, तो इस तरीके के सारे जो आपके डिडक्शन है वो ATC में आते हैं। मेरे केस में केवल PF अप्लीकेबल है, तो वो मैं डाल देता हूँ PF। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है जो ज़्यादा काम का आता है वो है 80D। 80D में आपने जो मेडिक्लेम प्रीमियम्स भरे हैं, चाहे वो आपके लिए हो या आपके डिपेंडेंट्स के लिए, यानी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए या स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए, आपने जो भी प्रीमियम भरा है उसका रिडक्शन आपको मिलता है। तो वो मेरे केस में है, वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिगर्स आपको काफ़ी सावधानी से भरने हैं, कुछ भी जल्दी नहीं करनी है, टाइम पे सेव करते रहना है। तो इसमें मेरे लिए एप्लीकेबल केवल 80C और 80D है, तो मैंने वो भर दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रहेगा। मेरे केस में 80C में केवल PF है, तो मैंने वो भर दिया। अगर आपके लिए LIC या ट्यूशन फीस या प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट हाउसिंग लोन का है तो वो सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इतना फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। तो ये टोटल डिडक्शंस हो गए। तो आपका इनकम है यहाँ पे जो भी इनकम है उसमें से डिडक्शन माइनस हो जाएगा। यहाँ से GTI में से यानी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन होने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे बोला जाता है टैक्सेबल इनकम, और आपका जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो टैक्सेबल इनकम के हिसाब से होता है। तो ये टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैक्स जो है पेबल आ गया। रिबेट 87A में जो है रिबेट असेसमेंट 17-18 के लिए 5000 की रिबेट है, ये ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है। तो इस प्रकार से जो है टैक्स पेबल जो है वो अमाउंट ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं टैक्स डिटेल्स में। क्योंकि मैंने फाइनेंशियल ईयर में जॉब स्विच किया था तो मेरे 2 एम्प्लॉयर हैं और दोनों ने मेरा TDS काटा है, तो वो TDS काट कर टोटल कितना है वो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि टैक्स मेरा पेबल आ रहा है या मुझे रिफंड मिलना है। तो अगर आपका जो TDS कटा हुआ है, यहाँ पे इनकम डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि टैक्स आपका कितना बन रहा है बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ में। इसके बाद आप देख लीजिए कि टैक्स डिटेल में आपका TDS कितना कटा है। अगर आपका TDS आपके टैक्स पेबल से ज़्यादा कटा है तो आपको रिफंड मिलेगा, और अगर आपका TDS आपके टैक्स पेबल से कम है तो आपको पे करना होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में सैलरीड पर्सन में टैक्स पेबल और TDS बराबर होता है, तो आपका नील टैक्स का रिटर्न होता है, यानी आपको ना तो कोई टैक्स पे करना है और ना ही कोई टैक्स रिफंड मिलना है। तो मेरे केस में भी यहाँ पे कोई भी टैक्स रिफंड या टैक्स पेबल नहीं है। अगर टैक्स पेबल आता है तो टैक्स पे करके यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल आपको देनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। अब क्योंकि मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अमाउंट पेबल में 0 आ रहा है और रिफंड में भी 0 आ रहा है। आपके केस में हो सकता है टैक्स पेबल आए या रिफंड आए। अगर रिफंड आएगा तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, पेबल आएगा तो अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट हो जाएगा। पेबल आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको टैक्स पे करना है
और उसका डिटेल यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स में डालना है और उसके बाद आईटीआर सबमिट करना है। चलिए, मेरे केस में नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। टैक्स डिटेल में मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए टैक्स पेएबल नहीं है। अगर आपके लिए पेएबल आता है तो पहले टैक्स पे कीजिए, उसका डिटेल यहाँ पे चालान का डिटेल यहाँ पे फिल कीजिए एंड देन आगे बढ़िए। अगर आपने बिना टैक्स पे किए अगर रिटर्न फाइल कर दिया तो वो डिफेक्टिव रिटर्न कहलाएगा। तो प्लीज़ अगर ऐसा है तो रुकिए, अपना टैक्स पे कीजिए, उसका चालान का पूरा डिटेल यहाँ डालिए, फिर आगे बढ़िए। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पे मुझे दिख गया कि मेरा टैक्स पेबल 0 है, टैक्स रिफंड 0 है। इसके अलावा एग्जम्प्टेड इनकम मेरा कोई है नहीं। एग्जम्प्टेड इनकम में आपका डिविडेंड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, इस तरीके के इनकम आपके आते हैं। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल देना है और यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उनके डिटेल्स आपको कंपल्सरीली यहाँ पे देना जरूरी होता है। तो चलिए डिटेल देते हैं। तो बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे फिल कर देता हूँ मैं। नेम ऑफ द बैंक ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे नेम ऑफ द बैंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अकाउंट नंबर, द नंबर शुड बी 9 डिजिट और मोर एज पर CBS सिस्टम ऑफ द बैंक। तो आपको कंप्लीट अकाउंट नंबर डालना है। टाइमर का ध्यान रखना है, सेव करते रहना है। चलिए, तो ये बैंक डिटेल में IFSC कोड डाल दिया, नेम ऑफ द बैंक खुद दिया गया, अकाउंट नंबर डाल दिया। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड ड्यूरिंग 9 नवंबर 2016 टू 30 दिसंबर 2016। अगर आपको याद है तो ये वो पीरियड है जिसमें नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। 8 नवंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन का डिक्लेरेशन किया था। तो उस डिमोनेटाइजेशन पीरियड में अगर आपने 2 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट जमा किया है तो आपको यहाँ पे डालना है। अदर बैंक अकाउंट डिटेल, इसके अलावा आपके पास जो भी बैंक अकाउंट डिटेल है उसका डिटेल भी यहाँ पे डालना जरूरी है। मेरा एक और अकाउंट है, उसका डिटेल मैं डाल देता हूँ। IFSC कोड, बैंक का नाम खुद दिया जाएगा, देन अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर डालते समय काफ़ी ध्यान रखें, ये काफ़ी क्रिटिकल है। आपको बहुत सावधानी से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसके बाद अकाउंट डिटेल डालने के बाद अगर आपके पास 2 से ज़्यादा अकाउंट है तो यहाँ पे ऐड बटन दबा के आप और अकाउंट ऐड कर सकते हैं। आपके 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो ये डिटेल आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके 4 अकाउंट है तो ये तीसरे नंबर का अकाउंट की डिटेल फिल कीजिए और फिर ऐड बटन पे दबाइए। मेरे केस में केवल 2 हैं तो मैं ये वाला कॉलम डिलीट कर देता हूँ। दोनों अकाउंट का इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ डाल चुका हूँ। इतना फिल करने के बाद आपका जो है वेरिफिकेशन, तो आई गौरव कुमार जशनानी, सन डॉटर ऑफ, यहाँ पे आपको आपके फादर का नाम डालना है। इसके बाद प्लेस डालना है, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक बार सेव ड्राफ्ट कीजिए। अब एक बार चेक कर लीजिए आपने जो भी डेटा एंटर कीजिए। अब कुछ भी नहीं बचा है, बस यही डेटा फिल होना था। काफ़ी आसान है, रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, पढ़ के समझ में आता है कि आपको क्या भरना है। अब एक बार बस चेक कर लीजिए कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट डाली है, कुछ छूटा तो नहीं है। अगर कुछ छूटा है इन्फॉर्मेशन तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बट फिर भी एक बार चेक कर लीजिए कि जो भी सारी इन्फॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है या नहीं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ रेड वाला छूट तो नहीं गया, ये आप देख लीजिए। चलिए करेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। इनकम डिटेल्स चेक कर ली मैंने, प्रॉपरली फिल कर दी फॉर्म 16 के पार्ट बी से। मेरा टैक्स जो है जो पेएबल आया है वो मेरे TDS के बराबर है, वो मैंने एक बार चेक कर लिया। टैक्स डिटेल में ध्यान से देख लीजिए कि जो आपका टैक्स टोटल TDS कटा है वो टैक्स पेएबल के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे देखा टोटल टैक्स पेड एंड पेएबल,
तो आपको यहाँ पे बस ध्यान से देखना है कि टैक्स पेबल भी 0 है एंड टैक्स रिफंड भी 0 है। अगर पेबल है तो फिर से बता रहा हूँ, आपको पहले टैक्स पे करना है, उसके चालान का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद ही सबमिट करना है, अदरवाइज आपका रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न कहलाएगा। ATG में मैंने आपको बताया था डोनेशन का डिटेल आएगा। डोनेशन अगर आपने दिया है किसी NGO को या गवर्नमेंट को देन ये फिल करना है, अदरवाइज ये फिल नहीं करना है। बस ऑलमोस्ट हो गया। बस अब क्या करना है, सिर्फ आपको सबमिट करना बाकी। एक बार आप इंश्योर हो गए कि आपने सारी डिटेल बराबर से फिल कर दी है, अब आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन दबाना है। प्रीव्यू एंड सबमिट बटन दबाया। अब देखिए यहाँ पे ये एक पॉपअप दे रहा है, प्लीज़ एंटर द अमाउंट। अगर आपने कुछ भी स्किप किया है तो वहाँ पे वो आपको बढ़ने नहीं देगा आगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया प्रीव्यू एंड सबमिट, तो ये मुझे यहाँ पे फिल करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे जब तक मैं अमाउंट नहीं डालूंगा, अगर 0 डाला है तो 0 फिल कीजिए। चलिए अब वापस देखते हैं सबमिट करके। यहाँ पे भी मुझे अमाउंट डालना पड़ेगा, तो मैंने डिमोनेटाइजेशन पीरियड में कोई अमाउंट जमा नहीं किया है, तो दोनों जगह मैंने 0 डाला। बस प्रीव्यू एंड सबमिट। इतना करने के बाद आपका रिटर्न जो है वो सबमिट हो गया। तो ये जो हमारा रिटर्न है ये सबमिट हो चुका है। ITR 1 सहज, ये सब कुछ हम देख सकते हैं, जो फिल किया है देख सकते हैं। टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट कितना था, कितना TDS कटा, कितना सेल्फ असेसमेंट भरा, कितना पेबल है, टोटल टैक्स पेड, अमाउंट पेबल, रिफंड, सब कुछ 0 है। ये सब कुछ आप एक बार चेक कर लीजिए। ये आपका ITR 1 सहज आ गया। अब ये आप प्रीव्यू, अभी भी सबमिट नहीं हुआ है, अभी हम प्रीव्यू कर रहे हैं। आप यहाँ पे फाइनल एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी डेटा भरा है वो बराबर भरा है कि नहीं। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे अमाउंट पेबल नहीं आना चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर अमाउंट पेबल आ रहा है और आपने सबमिट कर दिया है तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव कहलाएगा। इसलिए आपको जब तक आप अमाउंट पेबल को 0 नहीं करते तब तक आपको सबमिट नहीं करना है। आप चाहें तो इसका PDF सेव कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू डाउनलोड द प्रीव्यू PDF। जब आप पूरी तरीके से इंश्योर हो जाएं उसके बाद सबमिट बटन दबा दीजिए। तो जब हमने प्रीव्यू एंड सबमिट बटन दबाया तो हमको प्रीव्यू आया, प्रीव्यू को चेक कर लिया कि टैक्स पेबल नहीं आ रहा है एंड फाइनली सबमिट बटन। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे आपका ये रिटर्न हो चुका है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप पढ़िए, योर रिटर्न हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली बट इट इज़ पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो वेरिफिकेशन करना बाकी है, अपलोड हो चुका है, सबमिट हो चुका है, वेरिफिकेशन करना बाकी है। वेरिफिकेशन करने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं। ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसका एक्नॉलेजमेंट ITR V डाउनलोड करके इसे फिजिकली साइन करके बेंगलोर CPC इनकम टैक्स के ऑफिस भी पहुंचा सकते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमें देखना था कि ITR कैसे फाइल किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपने देखा कि रिटर्न फाइल करना कितना आसान है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन का रिटर्न यानी ITR 4 कैसे फाइल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।